गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लगातार वीडियो देख रहे हो, आपको बताइए भारत की भूगोल लगातार क्रम में आपके सामने प्रस्तुत है और आप एक के बाद एक टॉपिक लगातार पढ़ रहे हो। सबसे पहले हमने भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े थे, उसके बाद हमारा अगला 2 नंबर टॉपिक रहा था भारत का सामान्य परिचय और तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है भारत की मॉनसून तथा जलवायु। भारत की मॉनसून को हम पढ़ चुके हैं। भारत की जलवायु में हम ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु को पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो लौटते मानसून की ऋतु पढ़ेंगे। भारत की जलवायु में आज हम लौटते मानसून की ऋतु पढ़ेंगे। लौटते मानसून की ऋतु। जिस स्टूडेंट ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक लें और उस लिंक के द्वारा इससे पहले का वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आपको वर्षा ऋतु नहीं समझ में आएगी तब तक लौटते मानसून की ऋतु भी नहीं समझ में आएगी। क्योंकि आपको पता ही है, जब तक मानसून आएगी नहीं तो वापिस लौटेगी कैसे। तो लौटते मानसून की ऋतु से पहले आप वर्षा ऋतु पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। पहले अभी एक बार ये पढ़े, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीछे का वीडियो जरूर देख लें। लौटते मानसून की ऋतु होती क्या है? जैसे आपने पीछे के वीडियो में देखा था, ये हमारा भारत है और जैसे ही सूर्य 21 मार्च के बाद, जब सूर्य 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा था तो यहां तापमान ज्यादा था और वायुदाब कम था, यानी कि ये निम्न वायुदाब पेटी थी और इसको हमने ITCZ कहा था। क्या कहा था? ITCZ। और जब सूर्य 21 मार्च के बाद लगातार उत्तरायण हुआ, सूर्य उत्तरायण हुआ, तो ये निम्न वायुदाब पेटी जो है ये आपकी यहां स्थापित हो गई थी। और उस समय भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन जो सामान्यतः 30 से 35 डिग्री से विषुवत रेखा की ओर आती हैं, वो पवनें विषुवत रेखा को पार करके भारत की ओर आगे बढ़ी थी और हमने भारत में इनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा था। और ये मानसून पवन इसलिए भारत में आई थी क्योंकि ये निम्न वायुदाब पेटी अब सूर्य के कर्क रेखा पर चमकने के कारण यहां पहुंच गई थी और इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन भारत की ओर चलना शुरू हो गई और भारत में इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन कहा गया। ये पवनें भारत में 2 शाखाओं में आई थी, एक अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये क्यों आ रही थी हम यहां इतना ही समझेंगे, बाकी पूरी डिटेल से मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ये इसलिए आई थी क्योंकि अभी निम्न वायुदाब पेटी जो है वो भारत में स्थापित हो चुकी है और पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो ये तो बात उस समय की थी जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर चमक रहा था। अब 21 जून के बाद आपको पता है 22 जून से ही सूर्य धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। 22 जून को नीचे, फिर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य वापिस से कहां पहुंच जाएगा? विषुवत रेखा पे। तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हो कि जैसे सूर्य उत्तरायण हुआ तो निम्न वायुदाब पेटी उत्तर में चली गई और दक्षिणी पश्चिम मानसून पवन भारत की ओर चली। अब देखो, जितना सूर्य नीचे आएगा उतनी ही ये वायुदाब पेटी भी नीचे आ जाएगी, निम्न वायुदाब पेटी भी नीचे आ जाएगी। सूर्य कर्क रेखा पे चमक रहा था तो निम्न वायुदाब पेटी कर्क रेखा पे थी, जितनी नीचे आई निम्न वायुदाब पेटी भी उतनी आ गई। सूर्य और नीचे आया और नीचे आ जाएगी, और नीचे आया और नीचे आ जाएगी। और ये 23 सितंबर को ये निम्न वायुदाब पेटी वापिस भारत के दक्षिण में चली जाएगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे निम्न वायुदाब पेटी दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। तो आप समझें, जैसे ये निम्न वायुदाब पेटी दक्षिण की ओर बढ़ेगी तो यहां से इस निम्न वायुदाब पेटी तक तो
दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन चलेंगी। लेकिन ऊपर इस समय उत्तरी भारत में इस समय उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन चलना शुरू कर देंगी। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन चलना शुरू कर देंगी। ये कौन सी पवन है? व्यापारिक। व्यापारिक पवन कहां से कहां चलती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको समझें। ये निम्न वायदा पेटी जितनी ऊपर गई उतनी ही ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन ऊपर गई। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन है, जल से आती हैं इसलिए वर्षा करती हैं। इनके ऊपर उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन चल रही है। ये जितनी निम्न वायदा पेटी ऊपर गई उतनी ही उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन भी ऊपर की ओर विस्थापित हो गई। अब जैसे निम्न वायदा पेटी दक्षिण की ओर आगे बढ़ी तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन भी आगे बढ़ेंगी और इन्हीं उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों को लौटते मानसून की पवन कहते हैं। लौटते मानसून की पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटते मानसून की पवन। क्यों कहते हैं समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये पवन स्थल से जल की ओर चलेंगी और जो पवन स्थल से आएगी उसमें पानी नहीं होगा, नमी नहीं होगी, आर्द्रता नहीं होगी और आर्द्रता नहीं होगी तो वो पवन वर्षा नहीं करेगी। वर्षा नहीं करेगी तो हम उसको क्या कहेंगे? लौटते मानसून की पवन। अब समझ में आई बात? ये पवन जल से आ रही थी दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन, तो इन्होंने वर्षा की थी, तो हमने इनको कहा था मानसून का आगमन। और ये पवन स्थल से जल की ओर चली इसलिए वर्षा नहीं करती, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लौटते मानसून की पवन। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो यही थी। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत में लौटते मानसून की पवन चलना शुरू करती हैं, तो आप सीधा बताओगे सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ जितना सूर्य दक्षिण में जाएगा उतनी ही भारत में उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन चलना शुरू कर देंगी। यहां मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। पहला मैंने आपको बताया कि भारत में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन कौन सी होती है? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। दूसरा मैंने बताया कि भारत में चलने वाली लौटते मानसून की पवन कौन सी पवन होती है? उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। समझ में आ गई बात? तो आप इसको समझें। लौटते मानसून की ऋतु होती क्या है? हम सामान्यतः भारत में यह कह सकते हैं कि लौटते मानसून की ऋतु मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक होती है। यह उत्तरी भारत के परिप्रेक्ष्य में होती है, क्योंकि दक्षिणी भारत में तो मानसून बहुत लेट लौटती है और शीत ऋतु भी नहीं होती, वहां कम होती है। तो यहां तो मध्य दिसंबर के बाद शीत ऋतु आ जाएगी। तो सामान्यतः लौटते मानसून की ऋतु मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक होती है और इसको सर्द ऋतु भी कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं? सर्द ऋतु। क्योंकि इस समय न तो गर्मी होती है और न सर्दी होती है। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि ये पवन वापिस लौटना शुरू क्यों करती हैं? तो वापिस कौन लौट रही है? जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन आ रही थी वो लौट रही है और आगे कौन बढ़ रही है? उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। तो आप ऐसे कह सकते हो, जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होता है निम्न वायुदाब की पेटी दक्षिण की ओर हटती है, मतलब दक्षिण में चली जाती है और इससे भारत में उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन कौन सी? उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन चलना शुरू कर देती हैं, जिसे लौटते मानसून की पवन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लौटते मानसून की पवन। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है वो यही बनता है कि लौटते मानसून की पवन कौन सी पवन होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन होती है।
अगला सवाल, ये पवन वर्षा क्यों नहीं करती? तो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा भारत है। जैसे ये निम्न वायदा पेटी दक्षिण की ओर आ गई, आप ये मान लो यहां आ गई भारत के दक्षिण में विषुवत रेखा पे, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इस समय उत्तरी गोलार्ध में भी कौन सी पवन चलेंगी? उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन चलेंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या चलेंगी? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। और ये लगभग विषुवत रेखा पे आपस में मिलती है। ये सामान्य स्थिति होती है भारत में। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन इसलिए गई थी क्योंकि ये निम्न वायदा पेटी उत्तर में चली गई थी। ये सामान्य स्थिति होती है। और ये इनकी दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इस समय हमारे उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन चलना शुरू कर देती हैं और इन पवनों को भारत में लौटते मानसून की पवन कहते हैं। एकदम राइट बात है। इन पवनों को भारत में क्या कहते हैं? लौटते मानसून की पवन कहते हैं। अब क्या है कि ये पवन कब लौटना शुरू करती हैं? तो ये सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले लगभग 1 सितंबर को ये पवन पश्चिमी राजस्थान से वापिस लौटना शुरू करती हैं। 1 सितंबर को ये मानसून पवन पश्चिमी राजस्थान से वापिस लौटना शुरू कर देती हैं, क्योंकि सितंबर के बाद राजस्थान में जो निम्न वायुदाब था वो धीरे धीरे तापमान घटने के बाद उच्च वायुदाब में तब्दील हो जाता है। तो ये मानसून पवन आगे नहीं बढ़ पाती और पीछे लौटना शुरू कर देती हैं। 1 सितंबर को मानसून पवन पश्चिमी राजस्थान से वापिस लौटती हैं। इसके बाद आप देखोगे तो 15 सितंबर की हम बात कर लेते हैं। 15 दिन बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जयपुर तक वापिस लौट जाती हैं। इसके बाद हम देखें तो 1 नवंबर को, सीधा मैंने 1 नवंबर ले लिया, बीच की तारीख लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 नवंबर को कर्नाटक व तमिलनाडु तक वापिस लौट जाती हैं। 1 नवंबर के बाद सीधा हम ले लेते हैं 1 दिसंबर को मानसून पवन कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में है, आखिरी दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का। 1 दिसंबर को कन्याकुमारी तट तक वापिस लौट जाती हैं और 15 दिसंबर को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि आपके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप सबसे वापिस लौट जाती है। तो यहां से आपके 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो यह बन सकता है कि मानसून पवन कब वापिस लौटना शुरू करती हैं? 1 सितंबर को। कब वापिस लौटना शुरू करती हैं? 1 सितंबर को। हरियाणा में मानसून पवन कब लौटना शुरू करती है? 15 सितंबर को। पंजाब में 15 सितंबर को। याद रखें, 1 नवंबर को कर्नाटक व तमिलनाडु तक और 1 दिसंबर को कन्याकुमारी तक, 15 दिसंबर को संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है और वो बहुत नहीं, सब बच्चे ही गलत करते हैं जहां तक मेरा अनुमान है। जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया उनमें मैंने देखा है। एक प्रश्न आता है कि भारत में न्यूनतम अवधि तक मानसून ठहरता है, भारत में सबसे कम समय तक मानसून कहां रुकता है? तो सबका उत्तर होता है साहब पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि उनको लगता है कि 1 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान से वापस लौट गई। लेकिन उनको यह ध्यान नहीं रहता कि पश्चिमी राजस्थान में मानसून पवन की अरब सागरीय शाखा पहुंची भी पहले थी, लौटी तो। और पंजाब में पहुंची बहुत दिन बाद थी और लौटना शुरू इसके जस्ट 15 दिन बाद हो गई। तो भारत में मानसून पवन सबसे कम समय तक पंजाब में ठहरती हैं। सबसे कम अवधि मानसून की कहां होती है? पंजाब में। शानदार क्वेश्चन है। सामान्यतः पंजाब को ऑप्शन नहीं आए तो पश्चिमी राजस्थान भी हो सकता है, लेकिन जब पंजाब आए तो उत्तर पंजाब ही आएगा, याद रखें। दूसरी बात, भारत में सबसे ज्यादा समय तक मानसून पवनें कहां रहती हैं? तो आप देखते हो मानसून पवन सबसे पहले आती कहां है? केरल तट पे। और सबसे बाद में लौटी भी कहां है? देखो 1 नवंबर को भी कर्नाटक और तमिलनाडु तक लौटी है। 1 दिसंबर को कन्याकुमारी से लौटेंगी, तभी तो केरल से लौटेंगी। सबसे पहले 1 जून को आई भी कहां? कन्याकुमारी यहां है, तो इसके इधर केरल तट पे आई। और सबसे बाद में
कन्याकुमारी और केरल तट से ही लौटी। तो सबसे ज्यादा दिनों तक मानसून कहां रहता है? केरल तट पर। स्थान का नाम बताएं तो आप बता सकते हो कन्याकुमारी। स्थान कभी नहीं पूछा जाएगा, क्षेत्र पूछा जाता है। तो भारत में सबसे कम समय तक मानसून पवनें कहां रुकती हैं? सबसे कम समय मानसून कहां आता है? पंजाब में, केवल और केवल 2.5 महीने। और सबसे ज्यादा मानसून पवनें कहां रहती हैं सबसे ज्यादा अवधि तक? तो केरल तट पर 5 माह। 5 माह, यह आपकी बात होगी। अब एक और बात देखें, और आपके सामने मैंने दिखाया मानचित्र में, ये लौटते मानसून की पवन है। ये लौटते मानसून की पवन हर जगह स्थल से जल की ओर चल रही हैं। लेकिन आपने एक गौर किया क्या? देखो यहां से आगे यहां से आगे इस तमिलनाडु तट, मैंने आपको पढ़ाया भी है कोरोमंडल तटीय मैदानों में मैंने बताया है कोरोमंडल तट। यहां मानसून पवन देखो कहां से चल रही? जल से स्थल की ओर चल रही। और इसीलिए लौटते मानसून की पवन केवल कहां वर्षा करती हैं? तमिलनाडु तट पे। वर्षा ऋतु में मैंने आपको एक बात बताई थी कि तमिलनाडु तट ऐसा है जहां बंगाल की खाड़ी की शाखा समानांतर निकल जाती है और अरब सागरीय शाखा या नीचे उतरती है, इसलिए वर्षा नहीं होती। तमिलनाडु तट पे ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है और शीतकाल में या सर्द ऋतु में लौटते मानसून की पवनों से वर्षा होती है। और इसीलिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यहां AS जलवायु पाई जाती है। अब थोड़ा समझने की बात यह है कि जैसे मानसून पवन पीछे लौटती हैं, बादल हट जाते हैं आसमान से, आसमान साफ हो जाता है। और जैसे आसमान साफ होता है तो एक बार थोड़ा तापमान बढ़ता है, क्योंकि बादलों से सूर्य का प्रकाश टकरा के वापस चला जाता है। जैसे लौटते मानसून की ऋतु आएगी, आसमान साफ होगा, तो आपको पता है एक बार थोड़ा 3 से 4 डिग्री तापमान बढ़ेगा, लेकिन तुरंत बाद वो वापस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी। ये आपका एक टॉपिक था, कौन सा? लौटते मानसून की ऋतु। इसके बाद हमारी अगली ऋतु रहेगी शीत ऋतु। इस टॉपिक से यानी इस ऋतु से मैं आपको पहले 3 क्वेश्चन पूछता हूं, उनके उत्तर बताओ। पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा क्या कि लौटते मानसून की ऋतु में भारत में कौन सी पवन चलती हैं? लौटते मानसून की ऋतु में भारत में कौन सी पवन चलती हैं? लौटते मानसून की जो ऋतु होती है उस समय भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून पवन चलती है। कौन सी पवन होती है? उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। भारत में सबसे पहले मानसून कहां से वापिस लौटता है? पश्चिमी राजस्थान से। कब लौटता है? 1 सितंबर को। 15 सितंबर को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जयपुर तक लौट जाता है। और आप सीधी बात करो तो 1 दिसंबर को कन्याकुमारी तक वापिस लौट जाता है, बंगाल की खाड़ी अरब सागर तक वापिस लौट जाता है। और 15 दिसंबर को हमारे द्वीपों सहित संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से वापिस लौट जाता है। वापिस लौटने का केवल इतना मतलब है कि भारत में उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन चलना शुरू कर देती है। भारत में उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को लौटते मानसून की पवन कहते हैं। और जब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन हिंद महासागर से भारत की ओर आती हैं, तो वो पानी लेके आती हैं, तो वर्षा करती हैं, उनको हम मानसून का आगमन कहते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। पिछली क्लास में मैंने सारी चीजें आपको बताई। अब हमारी आखिरी और चौथी ऋतु शीत ऋतु। पढ़ तो हम शीत ऋतु रहे हैं, लेकिन अभी ग्रीष्म ऋतु परवान पर है। आपको दिख ही रही है, बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है भारत में। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ी हुई है और
आपको पता है 60% से ज्यादा जब आर्द्रता वायुमंडल में हो जाती है तो मनुष्य की कार्य क्षमता घट जाती है, आलस्यपन हैवी हो जाता है। तो आपको भी मैं एक सलाह देता हूं कि ह्यूमिडिटी बढ़ी रहे, चाहे आर्द्रता बढ़ी रहे, चाहे आपको आलस्य आए, लेकिन आप लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु चली जाएंगी, लेकिन आप एक बार नौकरी लग गए तो वो नौकरी आपकी कभी नहीं जाएगी। इसलिए नौकरी लगने के लिए आपको जरूरी है कि आप गर्मी में भी शीत ऋतु पढ़ें। तो शीत ऋतु कब होती है भारत में? अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, दक्षिणायन यहीं से तो हो रहा था अभी अभी, 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है और इसके बाद सूर्य और दक्षिण में जाता है और एकदम दक्षिण में जितना जाना होता है उतना 22 दिसंबर को चला जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य एकदम 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा पर सीधा चमकता है, मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो आप ऐसे समझें, जैसे सूर्य दक्षिण में जाएगा विषुवत रेखा से मध्य सितंबर के बाद, जैसे सूर्य दक्षिण में जाएगा वैसे वैसे सबसे ऊपर के भारत में, क्योंकि जितना सूर्य यहां से तिरछा चमक रहा है, जितना नीचे जाएगा उतनी तो तिरछी होती जाएंगी। अब यहां तिरछी हैं, यहां सूर्य की किरणें इसकी बजाय सीधी हैं, तो यहां तापमान ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? बड़े ध्यान से सुने, आपने सिर्फ रटा है, इस बात को समझने की कोशिश करें। जैसे सूर्य इस मध्य सितंबर के बाद नीचे जाता है, वैसे ही उत्तर वाले भारत से, जम्मू कश्मीर लद्दाख से शीत ऋतु धीरे धीरे प्रारंभ होती है और जितना सूर्य नीचे जाता है उतनी शीत ऋतु भी नीचे आ जाती है। और आपको पता भी होगा, प्रायद्वीपीय जो भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में तो शीत ऋतु होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। एक तो तीनों ओर समुद्र है, पानी ज्यादा ठंडा नहीं होता। 2 नंबर विषुवत रेखा के नजदीक है। आप बताओ, सूर्य यहां से एक तो यहां चमके और एक यहां से यहां चमके, तो यहां तो सीधा ही चमक रहा है, इसलिए यहां उतनी सर्दी नहीं हो सकती जितनी ऊपर है। आप इस बात को आराम से समझें कि शीत ऋतु उत्तर भारत में ही होती है, दक्षिण भारत में शीत ऋतु ज्यादा नहीं होती। अभी मैं आपको 2 मिनट बाद कारण भी बताऊंगा कि उत्तर भारत में शीत ऋतु ज्यादा क्यों होती है और दक्षिण भारत में जो शीत ऋतु है वो नहीं होती क्यों। तो आप समझें इस बात को। अब मेरा कहने का मतलब यह था कि जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ेगा, भारत के तापमान में लगातार, उत्तर भारत के तापमान में लगातार कमी होती जाएगी और भारत में शीत ऋतु आ जाएगी। भारत में शीत ऋतु होती कब है? तो ये सामान्यतः हम बात करें तो आप ये कह सकते हो दिसंबर से मध्य मार्च तक। एक्यूरेट कुछ नहीं होता, महीनों में हम सीधी सीधी बात कर लेते हैं। दिसंबर से मध्य मार्च तक भारत में क्या होती है? शीत ऋतु होती है। कई बार आप ये भी कह सकते हो मध्य नवंबर से, क्योंकि उत्तर भारत में मध्य नवंबर से ही शुरू हो जाती है, दक्षिण भारत में तो दिसंबर में भी नहीं होती। तो मध्य नवंबर से मध्य मार्च, दिसंबर से मध्य मार्च, इनमें से जो भी आपको मिले, जैसा ऑप्शन हो सकता है वैसी बात करनी पड़ेगी। अब इसके बाद देखो, भारत में उत्तर भारत में सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी व फरवरी। यहां मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे ठंडा महीना होता है फरवरी, उत्तर भारत में यानी पंजाब हरियाणा में, और राजस्थान का सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी। तो और अब पूरा भारत तो बहुत बड़ा भारत है, तो भारत का सबसे ठंडा महीना कौन होता है? जनवरी और फरवरी। उत्तर भारत का सबसे ठंडा महीना कौन होता है? फरवरी। समझ गए बात को? फिर अगली बात पे चले तो इस समय भारत में सूर्य एकदम तिरछा चमकता है। तिरछा चमकता है तो यहां तापमान क्या होता है? कम होता है। इस समय उत्तर भारत में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस औसत रहता है। उत्तर भारत में तापमान कितना रहता है? 21 डिग्री सेल्सियस। और इसी समय हमारे चेन्नई व कोच्चि, चेन्नई यहां है, कोच्चि यहां है, चेन्नई व कोच्चि में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आई बात? उत्तर भारत में 21 डिग्री औसत है, चेन्नई और कोच्चि में 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब दक्षिणी भारत में उत्तर भारत की बजाय तापमान अधिक होता है।
इस ऋतु की सबसे खास जो विशेषताएं होती है वो क्या होती हैं? तो इस ऋतु की खास विशेषताएं होती हैं स्वच्छ आकाश, सुहाना मौसम, निम्न ताप, निम्न आर्द्रता व मंद हवाएं। मंद हवाएं, बहुत सारे बच्चों को ये बातें नहीं समझ में आती। वो क्या करते हैं, जैसे स्वच्छ आकाश के बाद सुहाना मौसम होता है, तो जैसे सुहाना मौसम आता है तो उनको सुहाना लगता है, बारिश हो रही है, आप सुहाने मौसम में आनंद ले रहे हो, तो आप कह देते हो कि स्वच्छ आकाश, सुहाना मौसम ग्रीष्म ऋतु की विशेषता होती है, वर्षा ऋतु की विशेषता होती है। गलत बात, वर्षा ऋतु सुहानी नहीं होती। सुहानी कौन होती है? शीत ऋतु, आनंदमय शीत ऋतु होती है। तो स्वच्छ आकाश यानी आकाश में बादल नहीं है, वर्षा ऋतु में तो बादल होते हैं। सुहाना मौसम, निम्न ताप, तापमान कम होना चाहिए, हवा भी कम धीरे धीरे चलनी चाहिए, और आर्द्रता भी कम होनी चाहिए। ये सारी विशेषताएं कौन सी ऋतु की हैं? शीत ऋतु की हैं। और ये विशेषताएं किस विद्वान ने बताई थी? केंड्रयू महोदय ने। केंड्रयू महोदय ने कहा कि स्वच्छ आकाश, सुहाना मौसम, निम्न ताप, निम्न आर्द्रता व मंद हवाएं जो हैं वो शीत ऋतु की मुख्य विशेषता हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां तक की बातें जो मैंने बताई वो समझ में आई? बहुत सारे बच्चों को जैसे ही अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में शीत ऋतु में कौन सी पवन चलती है, तो फिर वो भूल जाते हैं कि सर शीत ऋतु में तो आपने बताया ही नहीं। अरे तो लौटते मानसून की पवन, लौटते मानसून की पवन क्यों चली थी? क्योंकि अब सूर्य कहां चला गया था? दक्षिण में। अब जब तक सूर्य दक्षिण में रहेगा तब तक भारत में कौन सी पवन चलेंगी? यही चलेंगी। उत्तरी पूर्वी मानसून पवन, भारत में सामान्यतः 6 महीने उत्तरी पूर्वी पवन चलती हैं, सर्द ऋतु और शीत ऋतु में। 6 महीने ग्रीष्म ऋतु व वर्षा ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन चलती है। तो अभी भी कौन सी पवन चल रही है? उत्तरी पूर्वी मानसून पवन। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर भारत में सर्दी ज्यादा क्यों होती है। कोई बताएगा उत्तर भारत में सर्दी ज्यादा क्यों होती है? तो देखो, उत्तर भारत में सर्दी अधिक होने के कारण, उत्तर भारत में सर्दी अधिक होने के क्या कारण है? पहला कारण देखें, यहां भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, और आपको पता है शीत ऋतु में ध्रुवों से ध्रुवीय पवन आती है, उनको हिमालय रोक लेता है, लेकिन फिर भी हिमालय में बर्फबारी तो होती है। हिमालय में बर्फ पड़ेगी तो इस क्षेत्र में सर्दी होगी। अरे आपके पास में बर्फ रख दोगे तो तापमान तो कम हो गई। तो सबसे मूल कारण उत्तर भारत में अधिक सर्दी होने का, निकटवर्ती हिमालय में हिमपात का होना, हिमपात बर्फबारी का होना पहला कारण। दूसरा कारण देखें, दूसरा कारण यह है कि उत्तर भारत का मतलब हो गया पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, J&K, लद्दाख, ये वाला, ये उत्तर भारत। यहां उत्तर भारत में सर्दी होने का पहला कारण निकटवर्ती हिमालय में बर्फबारी का होना। 2 नंबर क्या हुआ? समुद्र से दूर होना। आपको पता है समुद्र नजदीक होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। यहां समुद्र क्या है? बहुत दूर है। पंजाब हरियाणा की बात करो तो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है, और 500 किलोमीटर तक समुद्र का प्रभाव नहीं होता, इसलिए भी यहां सर्दी पड़ती। तो समुद्र से दूर होना 3 नंबर बात देखें आप। 3 नंबर खास बात क्या होती है? यहां ऊपर तो हिमालय ध्रुवों से आने वाली ठंडी पवनों को रोक लेता है, लेकिन आप देखें इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान के ऊपर कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान, वहां से हमारे शीत लहर आती हैं, और वो शीत लहर इस कोने से आ जाती हैं और ये सीधी पंजाब हरियाणा में पहुंचती हैं। और इसीलिए पंजाब हरियाणा में बहुत बार फरवरी में एकदम शीत लहर चलती है। तो तीसरा कारण हो गया
कैस्पियन सागर व तुर्कमेनिस्तान की तरफ से उत्तर भारत में शीतलहर का आना। उत्तर भारत में सर्दी होने के 3 कारण थे, समझ में आए? पहला, निकटवर्ती हिमालय में हिमपात का होना, दूसरा समुद्र से दूर होना, और तीसरा कैस्पियन सागर तुर्कमेनिस्तान की तरफ से शीत और ठंडी हवाओं का आना, बर्फीली हवाओं का आना। यह आपके उत्तर भारत में ज्यादा सर्दी होने के कारण है। यदि अब हम बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत का मतलब ये वाला भारत, ये वाला भारत। दक्षिण भारत में सर्दी न होने के कारण, यस बोलो क्या कारण है? दक्षिण भारत में सर्दी न होने के कारण पहला कारण यह है साहब, 3 और क्या है? समुद्र। 3 और समुद्र का होना, 3 और समुद्र का होना। मैंने तो हजारों बार आपको बताया है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। और यह भी बताया है, समुद्र की सतह का पूरे वर्ष में तापमान में अंतर 1 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। गर्मियों में 21 डिग्री तापमान होगा तो सर्दियों में 20 ही होगा। तो पानी ज्यादा गर्म नहीं होता, और पानी ज्यादा गर्म नहीं होता तो आसपास का क्षेत्र भी गर्म नहीं होता। और इसीलिए दक्षिणी भारत में क्या नहीं पड़ती? गर्मी। 2 नंबर कारण देखें आप, क्या कारण है? भूमध्य रेखा के निकट होना। आपको पता भी होगा कि हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट 0 डिग्री के पास ही तो है। और 0 डिग्री पे लगभग सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी। क्यों? क्योंकि 23.5 से नीचे सूर्य नहीं जा सकता और न 23.5 से ऊपर जा सकता है। तो यहां सूर्य लगभग क्या करता है? सीधा चमकता है। और सूर्य सीधा चमकेगा तो क्या होगी? गर्मी। तो भूमध्य रेखा का निकट होना, यह आपका दूसरा कारण है। और आप जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, और क्या कारण है। तीसरा, पहले एक कारण और देखें, सूर्य का सीधा चमकना। बिल्कुल साफ सूर्य सीधा चमकता। आप देखो, यहां सूर्य, मान लो यहां मकर रेखा पे एक तो सूर्य यहां चमके और एक सूर्य जाके लद्दाख में चमके, तो कौन सा सीधा है, कौन सा तिरछा है? लद्दाख वाला तिरछा है और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वाला सीधा है। इसलिए यहां सर्दी नहीं होती। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, तिरुवनंतपुरम जो है, उसका औसत तापमान, जनवरी का औसत तापमान इसका होता है 31 डिग्री सेल्सियस, और इसी स्थान का जून का औसत तापमान होता है 29.5 डिग्री सेल्सियस। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं, मेरा यहां ये टॉपिक पढ़ाने का मतलब सिर्फ रीट को, पटवार को ही नहीं है। मैं आपको स्कूल लेक्चर, एचटेट, फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट, यहां तक की सब बातें क्लियर करता चल रहा हूं। तो आप एक एक बात को समझें। एक ही फर्क होता है। क्या फर्क होता है? पटवारी में सीधे ये प्रश्न पूछ लेंगे कि तिरुवनंतपुरम का जनवरी का औसत तापमान कितना होता है। ओके, यूजीसी नेट में यही प्रश्न ऐसे पूछ लेंगे कि तिरुवनंतपुरम का जनवरी का तापमान 31 डिग्री व जून का 29.5 डिग्री होता है। क्यों? साहब कारण बता दो। तो तिरुवनंतपुरम में जून में तापमान कम है, जनवरी में ज्यादा है। सूर्य तो लगभग कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता सूर्य की किरणों में। तो तिरुवनंतपुरम में जनवरी में जितना, जनवरी में भी तो सूर्य मकर रेखा से उत्तर में आ चुका होता है और जून में सूर्य कर्क रेखा के पास होता है। तो दोनों बार ही कर्क रेखा मकर रेखा के पास होता है, तो कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक विशेष फर्क क्या होता है? जून में भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन चलती हैं और ये पवन जल से आती हैं, इसलिए ये यहां क्या बना देती हैं? बादल। और आपको पता है सूर्य का प्रकाश बादलों से टकरा के वापिस चला जाता है, और इसीलिए तिरुवनंतपुरम में जून में तापमान कम होता है, क्योंकि जून में तिरुवनंतपुरम के ऊपर बादल होते हैं और जनवरी में लौटते मानसून की पवन चलती हैं, तो आसमान एकदम साफ होता है। अभी मैंने इस ऋतु की विशेषता बताई थी, स्वच्छ आकाश। आकाश साफ रहेगा तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा आएगा, इसलिए तिरुवनंतपुरम में जनवरी का तापमान अधिक है और जून का तापमान कम है। बात समझ में आई तो यस लिखें।
दोनों बातें समझ में आई? उत्तर भारत में सर्दी क्यों होती है, दक्षिण भारत में सर्दी क्यों नहीं होती है, दोनों बातें मैंने आपको बताई। एक नोट डाल के बात बताता हूं, जो स्कूल लेक्चर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो विशेष ध्यान से सुने। शीत ऋतु में समताप रेखा अक्षांशों का अनुसरण करती हैं। ये राइट बात है, बहुत बार तो यही पूछा जाता है करती हैं कि नहीं करती। आप यदि शीत ऋतु के जनवरी का हमारा मौसम मानचित्र देखोगे तो आपको सीधा सीधा देखो ऐसे मिलेगा, ये 21 डिग्री सेल्सियस तापमान, 23 डिग्री सेल्सियस तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। जितना आप नीचे जाओगे तापमान बढ़ता जाएगा, ऊपर जाओगे घटता जाएगा। दूसरी बात आपने देखा अक्षांशों के अकॉर्डिंग समताप रेखा है। समताप रेखा का मतलब समान तापमान को मिलाने वाली रेखा, समान तापमान को मिलाने वाली रेखा। तो शीत ऋतु में समताप रेखा किसका अनुसरण करती है? अक्षांशों का। समुद्र पे समताप रेखा हमेशा सीधी होती है, यह भी ध्यान रखना। स्थल पे ऊंचे नीचे घूम जाती हैं, लेकिन समुद्र में हमेशा क्या होती हैं? सीधी होती हैं। तो ये तो थी हमारे तापमान की बात, कब सर्दी होती है कब नहीं होती है। अब हम बात करेंगे वायुदाब की और पवनों की। तो शीत ऋतु में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर भारत में, विशेष करके हम बात करें तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में यहां इधर की बात करें तो यहां वायुदाब 1017 से 1019 मिलीबार होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्दी हमारे राजस्थान के आसपास इसी क्षेत्र में हरियाणा पंजाब में पड़ती है। तो वहां वायुदाब 1017 से 1000 क्या होता है? 19 मिलीबार होता है। और यदि हम बंगाल की खाड़ी में देखें तो वहां वायुदाब 1010 से, यहां की बात करें तो 1010 से 1013 मिलीबार होता है। इस बात से मैं आपको एक क्लियर बताने वाला हूं कि यहां वायुदाब चाहे उच्च से उच्च का ले लो तो 6 मिलीबार का अंतर, और यहां का लोगे तो 7 मिलीबार का अंतर। मतलब बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी अरब सागर, और उत्तर भारत में वायुदाब में केवल 7 मिलीबार का अंतर होता है। और 7 मिलीबार का अंतर होगा तो हवा बहुत धीमी चलेंगी। कहां से कहां चलेंगी? ये उच्च वायुदाब है या निम्न वायुदाब है तो चलेंगी तो ऐसे ही, लेकिन बहुत धीमी चलेंगी क्योंकि वायुदाब में अंतर कम है। यह आपका अगला पॉइंट क्लियर हो गया। शीत ऋतु में उत्तर भारत का वायुदाब कितना होता है? 1017 से 1019 मिलीबार। बंगाल की खाड़ी अरब सागर का 1010 से 1013 मिलीबार। और कौन सी पवन चलती है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन चलती, धीमी चलती है। क्यों? क्योंकि वायुदाब में अंतर कम होता है। इसके बाद हम बात करें, भाई हमने बात की तापमान की, हमने बात की वायुदाब की, हमने बात की पवनों की। अब हम बात करेंगे वर्षा की। तो क्या शीत ऋतु में वर्षा होती है? नहीं। शीत ऋतु में आप बात करो तो मुख्य रूप से भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। शीत ऋतु में भारत में वर्षा नहीं होती है क्योंकि भारत की 85% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है। लेकिन आपको एक बात यह समझनी है, 21 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है, 23.5 नहीं कह रहा मैं, 21 डिग्री, इससे ऊपर एक विशेष घटना घटित होती। देखें आप, इसके बाद यहां ये फारस की खाड़ी होती है, ये आपको पता हो तो लाल सागर होता है, लाल सागर। और यहां एक महाद्वीप होता है अफ्रीका महाद्वीप होता है। हम सीधा इधर से देखते हैं और इसके ऊपर ये भूमध्य सागर होता है, भूमध्य सागर। समझ गए आप? शीत ऋतु में हमारे वर्षा नहीं होती, केवल मावट होती है, मावट। उस मावट की ही बात बताने वाला हूं मैं। थोड़ा एक बार मानचित्र को पुनः देखें आप, क्योंकि आपका सही संबंध बना नहीं इसका। हम देखें तो
ये अफ्रीका महाद्वीप, फारस की खाड़ी और ये हमारा भारत, ऐसे विश्व का मानचित्र होता है। तो होता क्या है, सामान्यतः 30 से 35 की जो वायुदाब पेटी होती है वो यहां होती है, समझे इस बात को। और यहां से इधर पवन चलती पछुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है। ये उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन होती हैं जो 30 से 35 से 60 से 65 की ओर चलती हैं, और यहां से नीचे व्यापारिक पवन चलती हैं। लेकिन जब भारत में शीत ऋतु होती है, इसका मतलब सूर्य कहां चमक रहा होता है, मकर रेखा पर। और इसलिए ये जो वायुदाब पेटी है 30 से 35 वाली, अब ये 25 से 30 डिग्री के बीच आ जाती है। उत्तर में जो उच्च वायुदाब पेटी होती है वो दक्षिण में आ जाती है, ये उच्च वायुदाब पेटी होती है। अब देखो इस समय यहां पे ये पछुआ पवन चलती हैं और ऊपर से ध्रुवों से ध्रुवीय पवन आती हैं, और जब ये दोनों पवन आपस में मिलती हैं, पछुआ और ध्रुवीय, तो ध्रुवीय ठंडी पवन होती है, पछुआ गर्म होती है, आपस में टकरा के पछुआ पवन ऊपर उठती है और ध्रुवीय पवन नीचे उतरती है, और इनके बीच में वातागर बनता है, वातागर। और इस वातागर से क्या बनता है, चक्रवात, और इससे यहां एक शीतोष्ण चक्रवात बनता है, समझ गए। चक्रवात बंबूला होता है, चक्रवात खुद नहीं चलता, वहां चलने वाली हवाएं चलाती हैं। तो आप देखें इस चक्रवात को ये ध्रुवीय हवा पीछे की ओर धकेलाती है, और इस प्रकार ये चक्रवात यहां बन जाता है, यहां इधर कहां, भूमध्य सागर पर, जो अफ्रीका व यूरोप महाद्वीप के मध्य स्थित है। समझे बात को, अफ्रीका यहां ये बन जाता है। अब यहां पवन कौन सी चल रही है, पछुआ। तो चक्रवात या बंबूड़ा खुद नहीं चलता, हवा के अकॉर्डिंग चलता। आपने देखा होगा खेत में कभी बंबूड़ा आया, उधर से इधर आ गया, फिर आगे से हवा आ गई तो वापिस चला गया, ऐसे ही करता है। तो यहां ये चक्रवात बंबूड़े को ही तो कहते हैं हम। अब होता क्या है, ये चक्रवात यहां से पछुआ पवनों के प्रभाव में आके पश्चिम से पूर्व आगे बढ़ता है, और ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में। कौन चक्रवात, कौन सा चक्रवात है, शीतोष्ण चक्रवात। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्ण और शीतोष्ण। ये कौन सा चक्रवात है, शीतोष्ण। जो 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बनता है उष्ण चक्रवात होता है, और 30 डिग्री से ऊपर बनता है वो कौन होता है, शीतोष्ण। आप ये भी कह सकते हो कि जो पछुआ और ध्रुवीय पवनों के टकराने से बनता है, वातागर से बनता है, वो कौन सा चक्रवात होता है, शीतोष्ण चक्रवात होता है। कौन सा चक्रवात होता है, शीतोष्ण चक्रवात होता है। इसको समझे आप। तो ये एक शीतोष्ण चक्रवात होता है, और इसको हम भारत में क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ भारत में उस चक्रवात को कहा जाता है, विक्षोभ भारत में उस चक्रवात को कहा जाता है जो नुकसान नहीं पहुंचाता, जो विनाश नहीं करता। और शीतोष्ण चक्रवात जो होता है ये आकार में बहुत बड़ा होता है, 1 लाख से 10 लाख वर्ग किलोमीटर में एक चक्रवात बन जाता है। तो इतने बड़े चक्रवात में हवाएं धीरे 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 ऊपर उठती हैं, और इसलिए ये वर्षा भी बहुत धीरे 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 करता है। तो ये न तो कभी नुकसान करता है, और सामान्य व्यक्ति को तो पता ही नहीं चलता कि चक्रवात आया हुआ है, क्योंकि बड़ा चक्रवात होता है तो आगे आगे का हिस्सा आएगा तो आपको थोड़ी थोड़ी पता चलेगी कि पवन चल रही है और बारिश होती चलेगी। तो इस प्रकार इसको विक्षोभ इसलिए कहते हैं कि नुकसान नहीं करता। पश्चिम से आता है इसलिए पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अगला सवाल, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात उत्पन्न कहां होता है, भूमध्य सागर पर। किधर चलता है, पश्चिम से पूर्व। अब सवाल आ गया पश्चिम से पूर्व क्यों चलता है, इन पछुआ पवनों के कारण चलता है। भारत में कहां पहुंचता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में। सबसे पहले भारत में कहां पहुंचता है, पंजाब। और ये चक्रवात जो होता है ना, मैंने अभी आपको बताया बहुत बड़ा होता है, तो हवा धीरे धीरे, अब आप सोचो 1 लाख वर्ग किलोमीटर में हवा ऐसे चक्कर काट के ऊपर उठेगी, तो बहुत धीरे धीरे ऊपर उठेगी, तो धीरे धीरे बादल बन के छोटी छोटी बूंद होती हैं। और इसलिए ये क्या करता है, दीर्घकालिक फुहारी वर्षा करता है। दीर्घकालिक फुहारी वर्षा। एक बात और सुने, गरज व
चमक रहित वर्षा करता है, न तो साफ गरजता है और न चमकता है, और सिर्फ दीर्घकालिक फुहारी वर्षा करता है। बहुत सारे बच्चों से यदि पूछ ली जाए कि शीतकाल में होने वाली मावठ है अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा, दीर्घकालिक फुहारी वर्षा, गरज व चमक के साथ फुहारी वर्षा, गरज व चमक रहित फुहारी वर्षा, तो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको देखना गरज व चमक रहित फुहारी वर्षा होती है, और यह वर्षा सबसे ज्यादा पंजाब में होती है, 2 नंबर पे राजस्थान में होती है, और 3 नंबर पे हरियाणा में होती है, और 4 नंबर पे पश्चिमी यूपी व दिल्ली में होती है। आप याद रखें, इसको भारत में मावठ कहते हैं। तो ये भारत में मावठ का क्रम हो गया। क्या हो गया? मावठ का क्रम। मावठ का क्रम, सबसे ज्यादा मावठ पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में। राजस्थान में सबसे ज्यादा मावठ कहां होती है? राजस्थान में सबसे ज्यादा मावठ जो होती है भाई, वो गंगानगर में होती है, फिर हनुमानगढ़ में, और फिर चूरू में, और फिर झुंझुनू में होती है। जो बच्चे हरियाणा से जुड़े हुए वो कमेंट करें, तो हम कल के बाद जब भी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हरियाणा के एग्जाम्पल भी बताते चलेंगे, हरियाणा की भूगोल भी बताते चलेंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि कितने बच्चे हरियाणा से और राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो देखें, राजस्थान में मावठ का क्रम। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि मावठ से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? तो आप समझे, ये हमारे रवि की फसल होती है। कौन सी फसल होती है? रवि की। खरीफ और रवि समझ गए? रवि की फसल होती है, रवि की फसल को फायदा होता है, और इसीलिए इसको गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप, सोने की बूंद। एक एक बूंद सोने की बूंद होती है। आपको पता है, क्योंकि जितनी बारिश होगी उतने अनाज ज्यादा होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। राइट बात है। अब आप देखें, ये सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचाती है? आपसे पूछ ले जाए कि मावठ से सबसे ज्यादा भारत में किस फसल को लाभ होता है, तो साहब गेहूं को। आप नोट करें ये बात। क्यों? क्योंकि पंजाब, हरियाणा गेहूं के क्षेत्र हैं, राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ में गेहूं बोया जाता है। दूसरी बात याद रखें, चना तभी बोया जाएगा जब हमारे लौटते मानसून की पवन सितंबर या अक्टूबर में बारिश करेगी, 9वें या 10वें महीने में बारिश करेगी, तभी तो चना बनेगा, और तभी वो चना दिसंबर जनवरी तक रहेगा, और तब चने को लाभ होगा। तो सबसे ज्यादा मावठ का जो लाभ होता है वो किसको होता है? गेहूं को। उसके बाद चने को होता है। फसल की बात करें तो सबसे ज्यादा मावठ कहां होती है? पंजाब में। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन, मावठ किस प्रकार की वर्षा है? सैवनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, मानसूनी वर्षा? कौन सी वर्षा है? चक्रवातीय वर्षा। साइक्लोनिक रेन है, क्योंकि आपको पता है शीतोष्ण चक्रवात है। मावठ कौन से चक्रवात से होती है? शीतोष्ण चक्रवात से। मावठ किन चक्रवातों से होती है? नाम पूछ ले। पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कहां उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर पर। भारत में कहां से आता है? ईरान, इराक, सऊदी, पाकिस्तान से होकर भारत में आता है, पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर आता है। भारत में सबसे ज्यादा मावठ कहां होती है? पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होती है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में, फिर झुंझुनू में। आपकी मावठ से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? गेहूं को। राइट बात है। उसके बाद देखें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मावठ किस महीने में होती है? तो आप सीधा बताओगे जनवरी में, क्योंकि आपके आम बात होती है कि मावठ सकरात पे होती है। गलत बात। किताब के अकॉर्डिंग बताना है आपको। हमारे 50 सालों का जो मावठ का महीना है वो है नवंबर और दिसंबर। मावठ नवंबर और दिसंबर में होती है। ओके, ये आपकी मावठ थी, शीतकाल में होने वाली वर्षा थी। आप समझ गए। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। इस समय थोड़ी बहुत वर्षा अरुणाचल प्रदेश और असम में भी हो जाती है। थोड़ी बहुत वर्षा अरुणाचल प्रदेश व असम में भी हो जाती है, लेकिन वो होती है 2.5 से 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2.5 से 5 सेंटीमीटर। ओके, ये आपकी लौटते मानसून की ऋतु के बाद कौन सी ऋतु कंप्लीट हुई? शीत ऋतु। अब हम मानसून से संबंधित कुछ विशेष बातें पढ़ेंगे।
जलवायु से संबंधित, सॉरी मानसून से नहीं, जलवायु से। विशेष, पहली विशेष क्या बात है, भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमिलनाडु ऐसे क्षेत्र हैं जहां तमिलनाडु तट ऐसे ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है, नहीं होती है। ओके, यहां आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको जम्मू कश्मीर लिखा मिलेगा, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर था, तो उस अकॉर्डिंग अब जम्मू कश्मीर का एक भाग लद्दाख हो गया, तो यहां पे ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती। भारत में, पूरे भारत में 85% पूरे भारत की वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु तट, और वो जम्मू कश्मीर का भी कौन सा भाग, कश्मीर घाटी और लद्दाख का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर पूरा राज्य नहीं है, तमिलनाडु में पूरा तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु तट, यहां पे वर्षा ग्रीष्म काल में नहीं होती है। ओके, भारत में लौटते मानसून की पवनों से वर्षा, लौटते मानसून की पवनों से वर्षा, लौटते मानसून की पवनों से वर्षा कहां होती है, सिर्फ तमिलनाडु तट, तमिलनाडु तट। शीतकाल में भारत में वर्षा कहां होती है, शीतकाल में, तो शीतकाल में साहब तमिलनाडु तट पे होती है, ये बात सही है लौटते मानसून से, लेकिन शीतकाल में एक वर्षा और होती है, मावठ, और मावठ कहां होती है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में। उसके बाद सबसे कम समय मानसून कहां रुकता है, पंजाब। सबसे कम अवधि मानसून की कहां है, पंजाब, 2.5 माह। कहां है भाई, 2.5 माह। और सबसे ज्यादा कहां है, केरल, और केरल में कितनी है, केरल 5 महीने। ओके, ये आपकी खास बात थी कि ग्रीष्म काल में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु तट पे वर्षा नहीं होती, लौटते मानसून से तमिलनाडु तट पे वर्षा होती है। शीतकाल में मावठ होती है, मावठ कहां होती है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान में। पंजाब में मानसून सबसे कम माह 2.5 माह रहती है, और केरल में सबसे ज्यादा 5 महीने रहती है। उसके बाद हम बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल के, ये नोट करते चलना है साथ साथ, भारत के कुल क्षेत्रफल के 11% भाग पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। लिखते चले या स्क्रीनशॉट लेते चले, भारत के 11% भाग में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। यह भी काम की बात है। भारत में 10 वर्षों में 2 वर्ष ही मानसून समय पर आता है। भारत में 10 वर्षों में 2 वर्ष ही मानसून समय में आता है, बाकी हमेशा लेट होता है। 2 साल समय पे आता है, 8 साल लेट रहता है। अगली बात, सबसे कम अनियमितता कहां होती है, मतलब भारत में कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो लगभग हमेशा बराबर सी वर्षा होती है? तो हमारे भारत का ये वाला भाग, ये बांग्लादेश और ये जो हमारा भारत है, उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे कम अनियमितता रहती है। सबसे कम अनियमितता कहां है? उत्तरी पूर्वी भारत में। और सबसे ज्यादा अनियमितता कहां है? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वाला क्षेत्र, और प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप भारत। इसीलिए सबसे ज्यादा अकाल और सूखा भी कहां पड़ेगा? यहीं पे पड़ेगा। ओके, ये आपकी कुछ चुनिंदा बातें हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं कि भारत में ज्यादा वर्षा कहां होती है, कम कहां होती है। तो भारत को आप 5 भागों में बांट सकते हो वर्षा के आधार पे। कैसे? अत्यधिक वर्षा वाले स्थान, तो अत्यधिक वर्षा वाले स्थान वो होंगे जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। और फिर आपका होगा सामान्य वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, सामान्य से कम, बहुत कम और अपर्याप्त। आप ये कह सकते हो अत्यधिक, अधिक, सामान्य, सामान्य से कम, अपर्याप्त। तो आप देखें भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहां तमिलनाडु तट, और एक आपका ये वाला भारत,
गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी के आसपास वाला भारत। यहां भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तमिलनाडु के पूर्वी वाले तट पे भी अच्छी वर्षा होती है। इसके बाद देखो एकदम कम बारिश कहां होती है, यहां लद्दाख 25 से भी कम, पश्चिमी राजस्थान 25 से भी कम। अब 25 से 50 तो इसके आसपास वाले ये जो क्षेत्र है 25 से 50, एक यहां वृष्टि छाया क्षेत्र में 25 से 50 होती है। अब देखो 200 से ज्यादा, 25 से कम, 25 से 50। अब क्या हुआ, 50 से 100 और 100 से 200। तो ये जो क्षेत्र आपका बच गया ये क्या है, 50 से 100 सेंटीमीटर, और ये कितना है 100 से 200 सेंटीमीटर। ओके भी, ये आपका पूरी वर्षा होगी। तो आप इसको ऐसे समझें, रट के आप याद नहीं कर सकते हैं। ये आज का आपका एक टॉपिक था भारत की जलवायु, जो थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच गया, लेकिन आपको याद रहे जब आपको भारत की जलवायु आएगी तभी आपको भारत की वनस्पति आएंगी, तभी आपको भारत की मिट्टी आएंगी। ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। 2 टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेश और जलवायु जिसके समझ में आ गया, उसके आगे आने वाली पूरी ज्योग्राफी समझ में आएगी। मैं आशा और उम्मीद दोनों ही करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने मेरी तरफ से 100% दिया, आपने कितना दिया वो आप पे निर्भर करता है। ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कान में ईयरफोन डाल के आवाज जितनी आपको चाहिए उतनी करके, फोन को आगे रख के, कॉपी पेन लेके जितनी पढ़ाई जाती है उन बातों को साथ साथ नोट करो। हाँ, मैंने पहले टॉपिक में कहा था मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है, वहां से आप अपलोड कर लो। सेकंड टॉपिक से मैं लगातार कह रहा हूं स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मेरे ऊपर काम और बढ़ जाता है। पहले वीडियो बनाना होता है, उसके बाद पीडीएफ बनानी होती है, लिखे बगैर अपन भेज नहीं पाते हैं, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए आप साथ साथ लिखें। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात मैं आपको बता दूं, मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूं, आप अभी थोड़ा कम कर रहे हैं। 3 नंबर बात, आपको ऑनलाइन टेस्ट चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट आपको पीडीएफ भेज देंगे, आप टेस्ट करोगे नहीं, कोई मतलब नहीं होता। तो टेस्ट करवाने के लिए हमें लाइव आना होता है, और मैं लाइव तभी आऊंगा जब आप लोग सभी कोशिश करोगे। जब आप सब कोशिश करना शुरू कर दोगे तो मैं लाइव आके आपको भारत के सामान्य परिचय के, भारत के भौतिक प्रदेश के और भारत की जलवायु का टेस्ट करवा दूंगा लाइव। आपको मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, आप उत्तर बताओगे, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा, और इस प्रोसेस के साथ हम अच्छी तैयारी करेंगे। ऑफलाइन में जिन बच्चों का कोर्स बचा हुआ था उसको मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि पूरा हो, और उसी के साथ हम नए सिरे से राजस्थान ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे, भारत की भूगोल भी शुरू करेंगे। आपको पता है इतिहास की क्लासें हमारी लगातार चल रही हैं, रीजनिंग की क्लास लगातार चल रही हैं, और अभी करंट की क्लासें भी चल रही हैं। तो आप लगातार जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को फायदा मिल सके। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम, और कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कोपेन का भारत का जलवायु वर्गीकरण, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।